हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। देखो, कोई भी पदार्थ जो बनता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। ये आपको पता है, कोई भी पदार्थ बनेगा किससे मिलकर बनेगा? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर। तो आपको परमाणु की डेफिनेशन लिखनी है, तो हम कह सकते हैं परमाणु सबसे छोटा कण होता है तथा जिसे प्रभावित नहीं किया जा सकता, अर्थात जो अविभाज्य होता है परमाणु कहलाता है। ऐसा कण जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो परमाणु कहलाता है। या जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, वो परमाणु कहलाता है। अर्थात सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। उसके बाद जो परमाणु होता है उसमें जो मेन हेडिंग आती है वो आती है रासायनिक संयोग के नियम। और रासायनिक संयोजन का नियम या रासायनिक संयोग के नियम बात एक ही होती है। तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है? डेफिनेशन लिखी हुई है, जब कोई भी पदार्थ किसी न किसी विधि से बनाया जाता है, अर्थात जब कोई यौगिक किसी न किसी विधि या नियम से बनता है, वह नियम रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। जैसे जब हम कोई भी पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ को बनाने में कोई ना कोई विधि होती है, या वो भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो या कोई भी नियम हो। जिस नियम के द्वारा कोई पदार्थ बनाया जाता है वह नियम रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक संयोजन का नियम। जिस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम घर पर मिठाई बनाते हैं। अब एक बात बताओ, जब हम मिठाई बनाते हैं तो मिठाई अपने आप बन जाती है? नहीं। तो मिठाई को बनाने के लिए हमें अनेक विधियां करनी पड़ती हैं। चीनी भी लेके आएंगे, पानी भी लेके आएंगे, कुछ जो उसमें मेवा डलेगी वो भी लेके आएंगे, फिर उन्हें भूजेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसमें हमें अनेक विधियां करनी पड़ेंगी। ऐसी जब रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं तो वो अभिक्रिया जब होती है तो उस अभिक्रिया को होने में कोई ना कोई विधि होती है या कोई ना कोई नियम होता है। वही नियम रासायनिक संयोजन का नियम कहलाते हैं। और ये जो नियम होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। ये नियम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। जो पहला नियम होता है इसमें वो होता है द्रव्य की अविनाशता का नियम, या इसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका ये तो आपको नोट ही करनी है हेडिंग, लेकिन इसका दूसरा नाम भी होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, इसमें आपको डेफिनेशन में लिखना है, यहाँ से लेकर हेडिंग बनाने के बाद आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लेकर ये पूरा जो ब्लैक हो रहा है ना, यहाँ तक कोई अंतर नहीं होता है। ये आपको यहाँ तक नोट करना है। ओके, ये आपको यहाँ तक नोट करना है। अब हम आपको बता रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है या द्रव्य की अविनाशता का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब कोई भी पदार्थ बनाया जाता है तो उस पदार्थ को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना प्राप्त कर सकते हैं। ओनली वो जो पदार्थ होता है वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं और उसके बाद बनने वाले उत्पाद के जो दोनों के द्रव्यमान होते हैं वो बराबर होते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे आपको ये रिएक्शन लिखनी है, मैं रिएक्शन यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ। जैसे कोई भी हमने रिएक्शन ली, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसकी हम जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
CO2, ओके, CO2। देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक। ये CaCO3 क्या हो गया, अभिकारक। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों हो गए उत्पाद, ये क्या हो गए, उत्पाद। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है। उन दोनों का जो द्रव्यमान का जो भार होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसके अभिक्रिया हमने कराई तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब इसका भार कैसे बराबर होता है वो देखो, जैसे हमने ये रिएक्शन लिया, अभी आपको बताया CaCO3 लिया हमने, इसकी जब रिएक्शन हमने कराई तो एक तो CaO बना और एक CO2 बना, ओके। अब हम क्या करते हैं, इनके परमाणु भारों को जोड़ते हैं। तो हमने देखा जो Ca होती है, क्या होती है, Ca का जो परमाणु क्रमांक होता है, भाई Ca का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है बोलो, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। कितना होता है, 20, ओके। जब इसका परमाणु क्रमांक 20 हो गया तो इसका परमाणु भार क्या होगा, वो क्या होगा, इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार कितना होगा, 40 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 40 नोट किया, ओके। प्लस हमने देखा कार्बन। अब देखो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो जो परमाणु भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, ओके। तो हमने क्या किया, 12 नोट किया। उसके बाद O का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो इसका जो परमाणु भार होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 16 देखो, O3, O के 3 अणु हैं तो 16 गुणा 3 तो क्या होगा, 48 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो हमने देखो Ca का परमाणु भार रखा प्लस कार्बन का परमाणु भार रखा और प्लस O का परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16, 3 अणु 3। तो ये हमने जो जोड़ा ये 100 हो गया, पूरा परमाणु भारों को हमने जोड़ दिया, क्या हो गया, 100 हो गया, क्या हो गया, 100। यहाँ पे हमने देखा दोनों Ca का परमाणु भार 40 होता है, O का 16 हो गया। तो दोनों को ऐड किया, जब दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 56 हो गया। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही किया हमने, ये 44 हो गया, ये कितना हो गया, 44, ओके। ये 44 हो गया। तो हमने देखा दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये 100 हो गया। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि, डेफिनेशन कहती है जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनका परमाणु भार क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, द्रव्यमान इक्वल होता है। समझ में आ गया। तो आपको जो नोट करना है, जो पेन से लिखा हुआ है वो नोट करना है, ओके। आपको ये नोट नहीं करना है, ये तो हमने ओनली आपको समझाया, ठीक है। आपको नोट क्या करना है, आपको ये पूरा नोट करना है, ओके, ठीक है। आपको ये पूरा नोट करना है, ठीक है, ये रिएक्शन नोट करनी है। उसके बाद आता है स्तर अनुपात का नियम। क्या आता है, स्तर अनुपात का नियम। तो देखो स्तर अनुपात के नियम में क्या होता है, स्तर माने क्या हो गया, किसी चीज़ का फिक्स होना। तो सेकंड डालूंगा स्तर अनुपात का नियम। तो इसको आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से प्रत्येक रासायनिक तत्वों के तरह यहाँ तक। अब मैं समझाता हूँ आपको, आपको समझना है। देखो स्तर अनुपात का नियम, जब कोई भी पदार्थ बनाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ तत्व उपस्थित होते हैं। तो जब किसी भी पदार्थ को किसी ना विधि से क्यों ना बनाया जाए, उसमें जो तत्व उपस्थित होते हैं उनका जो परमाणु भार होता है वो फिक्स होता है, या हम कह सकते हैं उन जो तत्व उपस्थित होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। किस में होता है, निश्चित अनुपात में। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, H2O जल होता है, ओके। जैसे ये आपको नोट करना है, जैसे H2O, ठीक है। अब इसको देखो समझेंगे कैसे। जैसे H2O हो गया, हमने देखो अभी H2O लिया था, क्या लिया था, H2O लिया था। जब हमने H2O लिया तो हमने देखा H में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, एक तो H है, H2 है और एक O है, ओके। हमने H का देखा, देखो H का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है,
और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। ओके, तो हमने क्या किया, H का एक परमाणु बन लिया गुणा दो इसके अणुओं 2 से गुणा कर दिया। O का जो होता है वो परमाणु क्रमांक कितना होता है, O का 8 होता है, और जो परमाणु भार होता है वह 16 होता है। ओके, ये हमने 16 कर लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा ये इसका परमाणु भार 2 है, भाई गुणा मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, ये 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा 2 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, 2 भी हो रही है और 16 भी हो रही है, तो इसका रेशियो 1:8 आया। तो जो जल का स्तर अनुपात होता है वो 1:8 होता है। कहने का मतलब यह है, जल को आप कहीं से भी प्राप्त कर लेना, किसी भी विधि से प्राप्त कर लेना, अमेरिका में जाके, पाकिस्तान में जाके, कहीं भी जाके प्राप्त कर लेना, उसका जो अनुपात है वो फिक्स रहेगा। अनुपात कितना रहेगा, 1:8 ही रहेगा। ओके, ये आपको